अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। अब क्या महंगाई का तूफ़ान कम था कि एक समुद्री तूफ़ान बहुत तेज़ रफ्तारी से पाकिस्तान के अवाम की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर 2 करोड़ से ज़ायद आबादी का कराची इस वक्त समुद्री तूफ़ान का इंतज़ार कर रहा है। सिंध का ये साहिली सूबा इस वक्त ख़तरे में है बिपर जॉय नामी इस समुद्री तूफ़ान की जद में आने के, और ये हुकूमत की तरफ से बार बार वार्निंग दी जा रही है कि सिंध के बहुत से इलाके, ख़ास तौर पे जो साहिली इलाके हैं, वो ख़ास तौर पे केटी बंदर का जो इलाका है वो इसकी जद में आ सकता है। ये ख़बरदार किया जा रहा है बार बार हुकूमती इदारों की तरफ से कि जनूब मशरक़ी इलाकों में हवा के झक्कड़ और तूफ़ानी बारिश का इम्कान है, जबकि 13 से 17 जून तक ठट्ठा, सजावल, बदीन, थरपारकर, मीरपुर ख़ास और उमरकोट के अजला में 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज़ हवाएं चल सकती हैं। दूसरे इलाकों में भी इसी तरह की वार्निंग्स दी जा रही हैं। केच, द्वारका, पोरबंद, जामनगर, मोरबी, जूनागढ़ और राजकोट के जो अजला हैं, इंडिया के जो इलाके हैं, ये इंडिया के साहली इलाकों में भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो आज से तकरीबन 13 साल पहले बाकायदा क़याम में लाई गई, जिसका काम है कुदरती आफात के हवाले से मनसूबाबंदी करना और इससे होने वाले नुकसान को कम करना या कंट्रोल करना। उसके डायरेक्टर जनरल हैं जो कि सिंध PDMA के DG सैयद सलमान शाह हमें ज्वाइन किया है। सलमान शाह साहब, बहुत शुक्रिया। मगर इससे पहले कि हम आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करें, हम चाहेंगे कि चीफ मिनिस्टर सिंध ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सैयद मुराद अली शाह ने। हम पहले उनको सुनते हैं, वो इस तूफ़ान के बारे में क्या कह रहे हैं। तूफान का रुख चेंज हो रहा है, कराची को डायरेक्ट हिट तो नहीं कर रहा, लेकिन इस तूफान के साथ तेज हवाएं और बारिश होगी। जो इन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि वो कह रहे हैं कि तकरीबन आधे घंटे में 60 मिलीमीटर बारिश, यानी 2.5 इंच के करीब बारिश आधे घंटे में होगी। ये एक क्लाउड बर्स्ट वाला सिस्टम होगा। KMC, वाटर बोर्ड, सारी DMCs, इनकी जो भी इक्विपमेंट है, पंपिंग मशीन्स, जो PDMA की पंपिंग मशीन्स है, मैंने कहा है कि ये एडवांस नोटिस मिल गया है, तो वक्त से पहले, यानी बारिश होने से पहले उन जगहों पे स्टेशन हो जहाँ पे हमें पता है आपके कहाँ कहाँ हमें लगानी है, और उनका सारा स्टाफ, उनका डीजल ये मौजूद हो। ये नहीं कि जी मशीन तो खड़ी है और डीजल नहीं है। ये चीज़ें हमने देखी, पास्ट में ऐसी गलतियां होती हैं। तो जनाब सैयद सलमान शाह साहब, DG PDMA सिंध, सवाल ये बनता है कि जिस तरह चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम पंपिंग स्टेशंस और मोटर्स लगा रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में, हमें तो ये बताया जा रहा था कि समुद्री लहरें, उनकी बुलंदी 30 से 40 फुट तक की भी हो सकती हैं। तो जो चीफ मिनिस्टर साहब बात कर रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि सिर्फ पंपिंग स्टेशंस लगाने से या मोटरें लगाने से मुख्तलिफ जगहों पे नुकसानात को कम किया जा सकेगा? किस लेवल की और किस सतह की लहरें हैं जिनका सामना है कराची के कुछ साहिली इलाकों को? देखिए जी, चीफ मिनिस्टर साहब ने जो बात की है वो सिर्फ एक एस्पेक्ट को कवर किया है इस शॉट पे, लेकिन आज सुबह को डिटेल्ड ब्रीफिंग हुई थी। हम भी चीफ मिनिस्टर साहब के साथ साहिल इलाके के दौरे पे थे और वहाँ पे जो ब्रीफिंग हुई है उसमें सब पॉइंट्स को कवर किए गए। 3 टाइप के डेंजर्स हैं। एक जो थ्रेट है वो है स्टॉर्म सर्ज का। उस स्टॉर्म सर्ज में तकरीबन हमारी जो स्टडी की गई है और जो पॉपुलेशन वहाँ पे रहती है, तकरीबन 9,000 प्लस फैमिलीज जो हैं वो रिजाइड करती हैं लो लाइंग कोस्टल बेल्ट में, इंक्लूडिंग कराची के कुछ पार्ट्स में जहाँ पे ये मच्छरों की बस्तियां हैं। उनके इवैक्यूएशन के लिए, कंप्लीट इवैक्यूएशन की पक्की बिल्डिंग्स में उनको ट्रांसफर करना है, जिसके लिए क्लियर डायरेक्शन जिले इंतजामिया को, पुलिस को और जो पाक फौज और जो पाकिस्तान नेवी के वहाँ पे लोग मौजूद थे उनको दे दी गई है। ये कल शाम 6 बजे तक हमने 100% इवैक्यूएशन करनी है। जो दूसरा एस्पेक्ट है वो है हवा, तेज हवा चलने का और झक्कड़ का। तो तेज हवा और झक्कड़ के लिए भी जो एहतियाती तदाबीर होती है उनको जो है वो उसकी ज्यादा से ज्यादा तशहीर की जा रही है जनरल पब्लिक के लिए। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट के पार्ट पे जो एक्शन करने होते हैं उनके लिए कल भी मीटिंग हुई थी कमिश्नर कराची के ऑफिस में हमने की थी, और आज जो है वो फील्ड में की है। उसके लिए भी क्लियर इंस्ट्रक्शंस और बल्कि डायरेक्शन दे दी गई हैं। तीसरा ये एक्सपेक्ट है जिसका भी आपने मुझे शॉर्ट सुनवाया था कि जिसमें जो है वो नशेबी इलाकों में जो पानी जमा हो जाता है उसके लिए पंपिंग मशीन की जरूरत होती है। एक तो नॉर्मल ड्रेनेज सिस्टम होता है, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि ये क्वांटम ऑफ बारिश जितनी आ रही है
उसमें नॉर्मल ड्रेनेज सिस्टम कराची का वैसे ही जो है वो डिज़ाइन कैपेसिटी उसकी बहुत कम है, और वो भी बाज़ औक़ात बहुत सी जगहों पे चौक होता है। तो उसको कवर करने के लिए जो एस्पेक्ट है, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा मशीन लगानी है। तो ये कितनी बड़ी लहरें हो सकती हैं समंदर की, क्योंकि कहा जाता है कि कराची का शहर जो है सतह समंदर से नीचे है, तो ये लहरों से कितना खतरा है कराची को? ये जो आपने 35 से 40 फीट का आपने जो हवाला दिया था ना, ये जो है इसमें थोड़ी सी मिस अंडरस्टैंडिंग होती है। ये बेसिकली इस वक्त वहाँ पे जो जहाँ पे स्टॉर्म ऑफ द आई है, आई ऑफ द स्टॉर्म है, वहाँ पे इस वक्त 35 से 40 फीट की जो है वो लहरें उठ रही हैं। इस वक्त जो तूफान की कंडीशन है वो एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है। ये कल तक थोड़ा सा डिसिपेट होकर वेरी सीवियर में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो एक्सपेक्टेड है, जो इस वक्त डिफरेंट मॉडल शो कर रहे हैं, जो पानी की सतह है कराची में 7 से 8 फीट तक, और जो हमारी बाकी साहिली पट्टी है जिसमें छठा से जावल और बदीन वाला इलाका आता है, वहाँ पे 12 से 15 फीट तक जो है ना वो जो है वो मतलब के वेव्स आने का खतरा है। कराची के मोस्ट ऑफ द इलाके जो हैं वो सेफ हैं, लेकिन जो कुछ इलाके हैं जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट कोरंगी है जिसमें ये इब्राहिम हैदरी और जो रेनी गोट और कुछ एक और इलाका है 100 क्वार्टर्स इलाका है, वहाँ की आबादी को थोड़ा सा खतरा है, लेकिन उसको जो है ना वो इवैक्यूएशन का ऑर्डर दे दिया गया है। इसी तरीके से मदीद जिले में भी कुछ इलाके हैं जो कि तकरीबन 1900 से 2000 के करीब फैमिलीज बनती हैं, जिनको हमें मूव आउट करना है, और ये सारा ऑपरेशन कल 6 बजे तक हर सूरत में कंप्लीट करना है। इस सिलसिले में क्लियर डायरेक्शन दे दी गई हैं कि इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, चाहे लोग विलिंग हो या ना विलिंग हो, हमने उनको वहाँ से निकालना है बाय फोर्स। अच्छा, ये रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कितनी अफरादी कुव्वत पीडीएमए के पास दस्तयाब है और कितनी अफरादी कुव्वत चाहिए, और किस किस्म की इमदाद जो है इन इलाकों में पहुंचाना बहुत ज़रूरी होगा या आपके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा? देखिए जी, रेस्क्यू जो सिस्टम है जो सिंध में, वो रेस्क्यू 1112 इदारा अभी नया वजूद में आया है, उसमें तकरीबन 600 से प्लस अफराद मौजूद हैं। कल हमने इनके साथ मीटिंग करके इनके जो बाकी अजला के जो लोग हैं जो कि बाकी जगहों पे डिप्लॉयड हैं, उनको हमने मोबिलाइज करके साहिली पट्टी की तरफ भेज दिया है, और कुछ कराची में स्ट्रेंथन किया है, क्योंकि अभी इस वक्त तक पूरे तमाम जिलों में रेस्क्यू 1112 इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। तो कल डायरेक्टर साहब के साथ हमने रब्ता किया था, आज वो मीटिंग में भी हमारे साथ सुबह को मौजूद थे, जो कि चेयरमैन एनडीएमए ने चेयर की थी, और जिसमें उनकी टीम को मोबिलाइज करके कर दिया गया है। रेस्क्यू में हमें जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो भी हमें हेल्प करती हैं, और जो हमारे जो मुखिया हजरात के जरिए ताउन से जो तंजीमें चल रही हैं, जैसे ईजी हो गया, शिफा हो गया, पिलानी हो गया, ये भी हमें मदद करते हैं, तो वो सारे भी ऑन बोर्ड हैं। और रेस्क्यू में जो मेन चैलेंज जो हम फोर्सी करते हैं ना, वो होता है जो रेजिस्टेंस होती है पब्लिक की तरफ से, क्योंकि देखिए किसी के लिए भी आसान नहीं होता घर छोड़ना। जब तक उनको इस चीज़ की आगाही नहीं होगी कि इस खतरे से हमारी जान को या हमारे बच्चों को खतरा हो सकता है, तब तक वो घर नहीं छोड़ते हैं। उसमें थोड़ा सा पब्लिक की तरफ से रेजिस्टेंस होती है, ये मेन चैलेंज होता है। वरना जहाँ तक इंतजाम की बात है तो वो पूरे करने की कोशिश हुकूमत कर रही है, बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन है। फंड्स भी इवन रिलीज कर दिए हमने इन तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को, कि जो लोगों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो गाड़ियां हायर होंगी, जो डीजल लगेगा, जो फ्यूल लगेगा, उसके लिए भी पैसे दे दिए गए हैं। अच्छा साहब, क्योंकि आपका जो इदारा है 13 साल से अब मुख्तलिफ मनसूबाबंदी और प्लानिंग कर रहा है, तो कराची के हवाले से आपके इदारे की क्या रिसर्च है कि किस किस्म के चैलेंजेस हैं किसी भी ऐसे समुद्री तूफ़ान की सूरत में, जो कि पीडीए में जो समझता है उनको ऐसे तूफ़ान के आने से पहले ही उनको तैयारी करनी चाहिए, वो किस किस्म की प्लानिंग है? देखिए जी, मेन जो कराची में डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के, वैसे तो मैं आपको बताऊं, कराची की समेत हमने पूरे सारे सिंध की रिस्क असेसमेंट कराई हुई है, जो कि कंप्लीट हुई है पिछले साल ही। उसके तहत कराची जो है वो उसका जो है वो मीडियम वाले रेंज में आता है समंदरी तूफान के हवाले से जो उसका रिस्क है, कराची शहर की अगर हम बात करें। और तो उसमें जो मीडियम रेंज में जो हमें जो तैयारी करने की जरूरत है, वो बेसिकली वही जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताए थे कि यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बेसिकली ड्रेनेज सिस्टम है, स्वेज सिस्टम है। जो स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन जो हमारे पहले से बनी हुई थी वो भी कन्वर्ट हो गई है, एक स्वेज सिस्टम है। तो स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन के कंप्लीट नेटवर्क को हमें रिवैम्प करना होगा, और उसकी कैपेसिटी अभी तक क्यों नहीं हो पाए ये? क्योंकि ये तूफान से पहले तो अब नहीं होगा, ये तो पहले क्यों नहीं हो सका ये सब कुछ? देखिए, बिल्कुल आप ये सही कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए जितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है, कराची आपको पता है 2 करोड़ प्लस का शहर है और उसकी वास्ट रकबे पे वो फैला हुआ है। उसके लिए जितने फंड्स रिक्वायर्ड है, हुकूमत अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी। जो बिल्कुल बॉटल नेक्स वाली स्कीम जो सबसे टॉप प्रायोरिटी की है,
उनको तो ADP के जरिए जो है हम एड्रेस करते रहते हैं। हर साल 2, 4, 8, 15 स्कीम जो होती हैं उनको हम उनकी कैपेसिटी इनहेंस करते हैं। लेकिन एंटायर सिस्टम को रिवैम्प करना हमारे जैसे कंट्री में जिसमें फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स जो हैं, हमारे फिस्कल बजट जो है वो इतनी हमें लिबर्टी नहीं देता कि हम पूरे सिस्टम को खोद के और नए ट्रेसेस की कैपेसिटी जो कि 30 mm के हिसाब से डिजाइन की गई थी आज से 50-60 साल पहले, उसको बढ़ा के जो अभी क्लाइमेट चेंज के बाद जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं उसके हिसाब से लाएं। ठीक है शाह साहब, ये भी बता दें कि अमेरिका में भी ऐसे तूफ़ान आते रहे हैं। एक तरक्की याफ्ता मुल्क है और वहाँ भी जब समंदर की लहरें शहरों में दाखिल होती हैं तो तमाम इंतजाम धरे के धरे रह जाते हैं। पाकिस्तान में क्या हम फ़ौज को तलब करने का प्लान है हमारा? अगर कोई सूरत हाल बहुत बिगड़ गई तो उसके लिए क्या उस इदारे की तरफ से भी तैयारियां मुकम्मल हैं? जी हाँ, बिल्कुल। आज सुबह को जब हम चीफ मिनिस्टर साहब के साथ गए थे तो वहाँ पे GOC हैदराबाद डिवीजन और DG रेंजर्स, पाकिस्तान नेवी के कमांडर पोस्ट जो है वाइस एडमिरल साहब, वो भी वहाँ पे मौजूद थे और वहाँ पे जो ब्रीफिंग में उनके लोग भी मौजूद थे और वो इस वक्त भी जिले इंतजामिया को मदद फराम कर रहे हैं लोगों को इवैक्यूएट कराने के लिए। खुसूसी तौर पे जो साहिली पट्टी में जो के छोटे छोटे आइलैंड हैं, जो कि ऑफशोर आइलैंड हैं, जमीन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, वहाँ पे तो नेवी हमें हेल्प कर रही है लोगों को इवैक्यूएट कराने के लिए। केटी बंदर के इलाके से भी तकरीबन 2000 लोगों को आज महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है, उसमें पाकिस्तान नेवी ने मदद की थी। और हमारे साथ वो कोऑर्डिनेशन में है जो हेडक्वार्टर 5 इंजीनियरिंग कोर के जो ब्रिगेडियर साहब हैं, ब्रिगेडियर साहब, उनके साथ मेरी आज भी बात हुई है। वो हमें बैक एंड पे सप्लाई करने, वो सपोर्ट करने के लिए मौजूद होंगे। और अगर ऐसी कोई जरूरत पड़ती है तो आपने देखा होगा लास्ट ईयर फ्लड में भी जब जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के उसके कंट्रोल से चीजें जब बाहर हो जाती हैं तो ये पार्ट ऑफ हमारा जो आईनी जो उनको मैंडेट दिया गया है उसमें हमारी सपोर्ट के लिए सिविल। अच्छा, क्विकली शाह साहब ये बता दें कि जो ज़िले हुकूमतें हैं, कराची 2 करोड़ से ज़्यादा आबादी का शहर है, उन ज़िलाई हुकूमतों का क्या किरदार रहा है इस हवाले से? आपके साथ किस हद तक उन्होंने ताउन किया और क्या वो ऐसी सूरत हाल में हैं कि इस तूफ़ान का मुकाबला कर सकें? देखिए, जो पाकिस्तान में जो डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम जो कानून के तहत बनाया गया है उसमें 3 टीयर्स है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसके बाद प्रोविंशियल है जो कि हम है, और उसके नीचे जिले इंतजामिया की डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। उसकी क्या सूरत हाल है? उसमें डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो इस वक्त है वो इस वक्त एक्स ऑफिशियल मेंबर्स के ऊपर मुश्तमिल है, जिसपे डिप्टी कमिश्नर उसके हेड है। डेडिकेटेड जिस तरीके से प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या NDMA का स्टाफ है डेडिकेटेड, वो उनके पास भी नहीं है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज का। उनको स्ट्रेंथन करना हमारा एक बड़ा एरिया है, हमारा फोकस रहा है और हम हमेशा स्ट्रेस करते रहे कि जब तक हम उनको स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, उनको हम मैन पावर और उनको रिसोर्सेज नहीं देंगे, तब तक इन चैलेंजेस को हम फेस करते रहेंगे। तो हुकूमत ने PDMA के लिए कितना बजट रखा है और ख़ास तौर पे PDMA सिंध के लिए कितना बजट है, कितना तजवीज़ किया गया था और लास्ट ईयर कितना मिला था? जी, बजट जो हमारा जो नॉर्मल जो बजट एलोकेशन होती है तकरीबन 1 अरब रुपए की होती है, जो कि होती है रिलीफ की मद में हमें मिलता है कि हम तैयारी करें कि लोगों को रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं। लास्ट ईयर तो कि आपने देखा था कि ठीक ठाक बड़ा हमने सिंध में फ्लड फेस किया, तो उसमें हमने जितने फंड्स मांगे हुकूमत ने हमें दिए। इस बजट को भी इनहेंस करने की जरूरत है और हुकूमत अपने फाइनेंशियल स्पेस को देखते हुए जितना मुनासिब समझती है हर साल उसमें थोड़ा बहुत इंक्रीज करते हैं। अभी बजट आया है, अभी देखते हैं कि इस बजट में कितना रखा गया है, लेकिन कुछ इंक्रीज किया गया है मुझे जो बताया गया अभी तक। ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद सलमान शाह, DG PDMA सिंध, जो हमें समुद्री तूफ़ान जिसका हम सब मुंतज़िर हैं, उम्मीद है कि कम से कम नुकसान होगा, उसके हवाले से हमें ब्रीफ कर रहे थे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे एक और तूफ़ान की जो पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। वो तूफ़ान है महंगाई का। एक ब्रेक के बाद सहाफ़ी प्रोग्राम में एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मेहताब हैदर, जो कि एक हमारे फाइनेंस के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर हैं, जो बजट पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। और हमें ख़ास तौर पे ज्वाइन किया है खुर्रम हुसैन ने, जो कि एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं और फाइनेंस के एनालिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हम मेहताब साहब, समुद्री तूफ़ान का तो हमने नाम रख दिया था, बेपरजॉय नाम है, तो अब मालूम नहीं है जो महंगाई का तूफ़ान जो आ रहा है इसको हम क्या नाम देंगे, किसका नाम देंगे? और ख़ास तौर पे ये बजट जो मौजूदा हुकूमत ने दिया है, तो आपको लगता है कि आवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा इस महंगाई के तूफ़ान से? देखें, एक तो क्रिटिसाइज़ हम करते हैं और बीइंग जर्नलिस्ट हमारा काम भी है, लेकिन सैलरीज़ और जो पेंशनर्स हैं
उनके लिए मैं समझता हूँ कि एक सब्सटैंशियल इंक्रीज़ हुकूमत ने किया है। डार साहब का वैसे जो प्लान लेकर गए थे वो 20% 20-25% था, लेकिन कैबिनेट में 30 से 35% उनको करना पड़ा। और ये इन्फ्लेशन के कॉन्टेक्स्ट में मैं समझता हूँ कि ये ठीक है। अगर आप देखें तो SPI जो इन्फ्लेशन है वो 48% है, और CPI को देखें तो वो भी 38% है। ये बड़ी हाईएस्ट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन है इस रीजन में भी। अगर आप देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप ये कहें कि महंगाई का तोड़ है ये, तो जब आप सैलरीज और मिनिमम वेजेस बढ़ाते हैं तो ये भी बजाते खुद एक इन्फ्लेशनरी ट्रेंड होता है, क्योंकि जब लोगों के पास पैसे ज़्यादा आएंगे तो चीज़ों की डिमांड भी में भी इजाफा होगा, और हमारी सप्लाई साइड का आपको पता है प्रॉब्लम ही है। तो अभी अगर हुकूमत का बजट में देखें तो 21% इन्फ्लेशन का टारगेट रखा है। इस साल एवरेज 29% 30% तक एवरेज है। तो इसका मतलब ये है कि ये इन्फ्लेशन का नंबर कम नहीं होना। और इन्फ्लेशन का नंबर वैसे मैं आपको बताऊं, ये हुकूमत ने वैसे ठीक रखा है, शायद इन्फ्लेशन इससे ऊपर ही जाए एवरेज, क्योंकि इन्फ्लेशन के जिन को बोतल में बंद करना इतना आसान भी नहीं है। जब इतनी हायर इन्फ्लेशन हो, हालांकि बेस इफेक्ट तो उसका होगा, लेकिन इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है ना वो बरकरार रहेंगे, मतलब महंगाई तो रहेगी, महंगाई रहेगी। अच्छा, क्विकली मैं सिर्फ ये बताना चाहता कि कुछ चीज़ें सस्ती भी हुई हैं, और उसका खुलासा अगर आपको बता दें कि सोलर पैनल सस्ते हुए हैं जी सर। लंडे का सामान जो गरीब लोग आमतौर पे कपड़े जो हैं उनके लिए वो सस्ता हुआ है। सैनिटरी का सामान, डाइपर्स और नैपकिन्स, और फिर हर किस्म के बीज की दरामद कस्टम ड्यूटी से उसको मुस्तस्ना किया गया। 75 किलोवाट से कम ज़रूरी ट्रैक्टर्स की दरामद पर ड्यूटी 15% की गई है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए प्रॉपर्टी टैक्स ख़त्म कर दिया गया है। और कुछ चीज़ें जो महंगी हुई हैं, पुराने बल्ब, रवायती पंखे जो हैं वो महंगे हुए हैं, दरामदी शीशा महंगा हुआ है, लेदर के जूते, जैकेट्स, पर्स और फिर कपड़ों समेत टेक्सटाइल मसनूआत जो हैं वो महंगी हुई हैं। ये जो मैं अब अगर प्रॉपर्टी की जो सेक्टर है इसके ऊपर भी आपसे राय लेना चाहूँगा, मगर पहले मैं चाहूँगा खुर्रम हुसैन साहब की तरफ चलते हैं। खुर्रम हुसैन साहब, आप इस बजट को कैसे देख रहे हैं? क्या ये बजट वाकई एक साल के लिए है, या इस हुकूमत ने जो बजट दिया है इसने सिर्फ इतना किया है कि निगरान हुकूमत आ जाए और फिर वो जाने और बजट जाने? मती, आई थिंक ये बजट बेसिकली 2 महीने सामने रख के ही बनाया गया है। इसके जो रेवेन्यू टारगेट है, इसका जो रेवेन्यू प्लान है वो मुझे रियलिस्टिक नहीं लग रहा। इसमें लिखा हुआ है कि कोई तकरीबन 234 अरब रुपए की मज़ीद न्यू रेवेन्यू मेजर्स हैं, लेकिन जो रेवेन्यू टारगेट है वो 2 खरब रुपए से इंक्रीज़ किया गया है। अब नॉर्मली ये होता है कि आप जो भी रेवेन्यू इस साल कलेक्ट करती है स्टेट, तो अगले साल जितनी इन्फ्लेशन हुई है उस हिसाब से तो रेवेन्यूज नॉर्मली इंक्रीज करते हैं। उसके साथ साथ जो अगले साल का जीडीपी ग्रोथ रेट होता है उस हिसाब से भी रेवेन्यूज इंक्रीज करते हैं। तो मिसाल के तौर अगर आपकी 6% इन्फ्लेशन है और 3% रेवेन्यू ग्रोथ, वो जीडीपी ग्रोथ है, तो 9% इंक्रीज तो वैसे ही आप उसमें एंटिसिपेट ये जीडीपी ग्रोथ के जो अदाद-ओ-शुमार हैं ये दुरुस्त हैं आपके ख्याल में? नहीं, नॉट एट ऑल। आई थिंक ये जो जीडीपी ग्रोथ है और जो इसके साथ उन्होंने करंट अकाउंट डेफिसिट की जो प्रोजेक्शन की है, अगर ये लोग इसको मीट कर दें तो पाकिस्तान लाजिम डिफॉल्ट कर जाएगा। क्योंकि अभी आपके प्रोग्राम में आने से पहले ही मैं ये डेटा सारा देख रहा था, और आज गवर्नर साहब की भी बात हुई है तमाम एनालिस्ट से, उसमें से भी जो गपशप निकल रही है वो हमें यही बता रही है कि अभी पाकिस्तान का एक्सटर्नल सेक्टर जो हमारे ज़र मुबादला जो है वो इस काबिल नहीं है कि $6 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट कैरी कर सके अगले साल के लिए, जो इन्होंने इस बजट के लिए प्रोग्राम किया हुआ है। तो अगले साल के लिए जो फिगर दिया था गवर्नर साहब ने कि कोई तकरीबन $23 अरब की डेट सर्विस करनी है पाकिस्तान ने, जिसमें से कोई तकरीबन अंदाजन 10 से लेके $12 अरब IMF के डॉक्यूमेंट के मुताबिक रोल ओवर हो जाएंगे। अलबत्ता ये एग्जैक्ट अभी लेनी पड़ेंगी डिटेल्स सारी, लेकिन फिर भी इनके ऊपर अगर आप $6 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट डाल दें तो इट्स नॉट पॉसिबल। या तो ये लोग बाहर से कोई बैरूनी मुल्क से कोई बहुत बड़ी स्केल पे एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का बंदोबस्त करें, कोई 2-3 मुल्क मिलके हमें $4-5-6 अरब के लगभग देने के लिए तैयार हों, और फिर हम लोग इस लेवल का जीडीपी ग्रोथ रेट सपोर्ट अफोर्ड कर सकेंगे जो बजट किया जा रहा है। तो वरना जीरो जी, सॉरी टू कट यू, लेकिन ये IMF के साथ तो मामलात अब तकरीबन ख़त्म हो गए हैं ना। अब क्या स्कोप है कि कमिंग मंथ में, जैसे कि वो उम्मीद दिला देते हैं हर महीने
फाइनेंस मिनिस्टर साहब, तो क्या लग रहा है IMF के साथ मामला कहाँ जाएंगे? मुझे तो लग रहा है डेड है बिल्कुल। मेहताब को बेहतर पता होगा, उनका काम तो डायरेक्टली वो राब्ते में रहते हैं, फ्रंट लाइन लोग जो हैं, न्यूज़ मेकर्स जो जी हैं, जी बिल्कुल। मुझसे बेहतर तो मेहताब साहब आपकी सही पूछ ले, क्या हालात चल रहे हैं? सर अभी तक ये हुकूमत है, लेकिन उसका काम हमेशा वो दिलाते हैं उम्मीद, लेकिन प्रैक्टिकली इस बजट के बाद मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान ये मामला किसी यानी करवट बैठ सकता है। लेकिन हमें चूँकि बीइंग ए जर्नलिस्ट वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट विल कम, ये जो रवां हफ्ता है इसके दौरान अगर पाकिस्तान और IMF के दरमियान कोई मुआवजा हो जाए और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाए तो मुमकिन है इस हफ्ते के बाद टाइम फ्रेम ख़त्म हो जाएगा, चूँकि 30 जून को प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है। कम अज़ कम 10 से 15 दिन के दरमियान चाहिए कि वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बाद वो अपने बोर्ड में जाके सर्कुलेट करें। कोई बोर्ड की मीटिंग है शेड्यूल, कोई एजेंडे पे है चीज़? देखिए एजेंडे पे 14 जून की मीटिंग तो थी, उसके बाद का शेड्यूल मैंने चेक नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान कम अज़ कम उसमें नहीं है, चूँकि बड़ा क्लियर है जब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट ही नहीं है तो पाकिस्तान किस तरह एजेंडे पे आ सकते हैं। इसलिए पहले स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो तो बाद में हम जो कैलेंडर है उसको देखना सीरियसली शुरू करें। और ये जो बात कर रहे थे खुर्रम हुसैन साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। देखें ये IMF का प्रोग्राम अगर ख़त्म हो जाता है 30 जून को और 11 या 12 अगस्त को हुकूमत का टेन्योर ख़त्म हो जाएगा और केयर टेकर सेटअप आ जाएगा, और कितने अरसे के लिए आएगा, 2 से 3 माह के दरमियान का टाइम है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट आपको पता है। मसला ये है इकॉनमी के फ्रंट पे कि जून से लेकर अक्टूबर नवंबर तक कम अज़ कम पाकिस्तान को $6 बिलियन, $4 to 6 बिलियन ये जो लोन्स की रीपेमेंट्स हैं इसके लिए चाहिए। ये ब्रिज फाइनेंसिंग कहाँ से आएगी, उसी का हवाला अभी ये दे रहे थे। चूँकि उसकी वजह ये है कि केयर टेकर सेटअप में उमूमन IMF से बातचीत नहीं होती। एक मोइन कुरैशी साहब के ज़माने में 95 में हुई थी, वो तो उनके अपने बंदे थे, उनके अपने बने थे। अब या तो उनका कोई अपना बंदा ही हो दोबारा से। अच्छा। दूसरा ये है कि एक IMF की जो रेजिडेंट चीफ है यहाँ पे, उसने कुछ माह पहले हम साफियों को ये कहा था कि हम केयर टेकर सेटअप के साथ भी बातचीत के लिए तैयार होंगे, लेकिन वो बातचीत को कन्वर्ट करना प्रोग्राम में ये जरा थोड़ा सा। मोइन कुरैशी साहब अभी हयात है? वैसे मेरे ख्याल में तो डेथ हो गई। हाँ उनकी, सॉरी उनके मेरे ख्याल में वो अब हयात नहीं है, मगर कोई हमें शायद ज़रूरत पड़ सकती है। हफीज़ शेख साहब तो वैसे इस्लाम बड़े एक्टिव हैं और सुना है कि वो बड़े आजकल यानी बैक डोर पे काफ़ी अर्से, कुछ अर्सा पहले तो नाम आ भी रहा था। अच्छा खुर्रम हुसैन साहब, आपको क्या लगता है ये जो टैक्स वसूली का हदफ है, क्या ये रियलिस्टिक है, हकीकत पसंदाना है, और कैसे ये अचीव होगा आपके ख्याल में? नहीं, मुझे नहीं लग रहा ये रियलिस्टिक है 9.2 पे। मैं अभी आपको इससे पहले बता रहा था कि नॉर्मली रेवेन्यू जो होता है एटलीस्ट एक्सपेक्ट ये करते हैं कि वो नॉमिनल GDP ग्रोथ रेट और इन्फ्लेशन के साथ साथ वो भी इंक्रीज करता है। लेकिन पिछले कोई 1-2-3 सालों से हम देख रहे हैं कि रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो नॉमिनल GDP और इन्फ्लेशन से भी कम रिटर्न आ रहा है। यानी कि जितनी एक्टिविटी इकोनॉमी में हो रही है, लग ये रहा है कि वो ज़्यादातर इनफॉर्मल इकोनॉमी में जा रही है, या किसी तरह से वो रेवेन्यू में कैप्चर नहीं हो पा रही। तो अब जो इन्होंने प्लान बनाया है इसमें तो मजीद और 234 अरब रुपए का एक और फ्रेश टैक्स मेजर्स ये लोग लेके आए हैं, लेकिन वो रियलिस्टिक नहीं लग रहे मुझे। सुपर टैक्स लगाना ऑन कंपनीज जिनका 50 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है, फॉर एग्जांपल टर्नओवर या प्रॉफिट आई फॉरगेट, बट जो टॉप स्लैब है उनके ऊपर एक बहुत हैवी टर्नओवर टैक्स लगाना, और इस किस्म के जो रेवेन्यू मेजर्स लेके आए हैं, आई डोंट थिंक कि वहां से 234 अरब रुपए ये लोग ला सकेंगे, नंबर 1। और नंबर 2, इनकी तो मुद्दत ही खत्म हो रही है अगस्त में। अगस्त के बाद मिड अगस्त में जब ये गवर्नमेंट चली जाएगी और अगली जो भी गवर्नमेंट आती है, इंटरिमी गवर्नमेंट होगी जिसको ये हैंड ओवर करेंगे, उसके बाद तो ये बजट भी सब भूल जाएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल में तभी उसी के फौरन बाद मिनी बजट्स आना शुरू हो जाएंगे, एंड this will become an irrelevant document after that. irrelevant document। मेहताब साहब, हमारे जो मेजर एक्सपेंसेस हैं, एक तो हम लोन की पेमेंट में चले जाते हैं, दूसरा जो मेजर एक्सपेंसेस हैं, क्या उसके अंदर हम कुछ कमी ला सकते थे? और आम लोगों के जहन में दिफाई बजट के हवाले से भी सवाल आते हैं। तो दिफाई बजट जो है इस साल बज़ाहिर तो उसमें इजाफा किया गया है,
तो कैसे आप देखते हैं इसको? देखें, दो अकाउंट्स होते हैं किसी भी हुकूमत के, एक इंटरनल अकाउंट है, एक एक्सटर्नल अकाउंट है। एक्सटर्नल अकाउंट में हम टोटल जो डॉलर का इनफ्लोज है और जो आउटफ्लोज है उसको चेक करते हैं, और उसका जो अल्टीमेट जो हेडलाइन है उसकी वो है करंट अकाउंट डेफिसिट। वो तो आपको पता है कि अभी खुरम भाई कह रहे थे कि 23 बिलियन डॉलर्स का गवर्नर स्टेट बैंक ने आज बताया। जो हमारी कैलकुलेशन है उसके मुताबिक 25 बिलियन डॉलर्स नेक्स्ट ईयर की आप बात, नेक्स्ट ईयर की जो फाइनेंशियल ईयर है 23-24 उसके दौरान पाकिस्तान ने डेट सर्विसिंग करनी है। और 6 से 7 बिलियन डॉलर्स का अगर करंट अकाउंट डेफिसिट हो तो कुछ 32 बिलियन डॉलर्स की रिक्वायरमेंट्स है हमारी। इंटरनल अकाउंट का उसकी जो होता है टोटल रेवेन्यूज और टोटल एक्सपेंडिचर्स, उसके दरमियान जो गैप है उसको बजट डेफिसिट या फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। उसमें अगर आप देखें तो हमारे 3 डीज हैं जिनके इर्द गिर्द जो है ना एक्सपेंडिचर सारे घूमते हैं। मेन 3 हेड्स हैं, एक डेट सर्विसिंग है, एक डिफेंस है और एक डेवलपमेंट। प्रॉब्लम ये है कि ना तो रिजिडिटी है, डेट सर्विसिंग में हमारी कमी नहीं हो सकती, डिफेंस में भी कमी नहीं हो सकती। अल्टीमेटली जो विक्टिम है वो डेवलपमेंट है। और अब जो एक्सपेंडिचर्स के हेड्स बढ़ गए हैं, जो बड़े हेड्स बन गए हैं, वो सब्सिडीज हैं, वो ग्रांट्स हैं, वो उसके अलावा पेंशन्स हैं। आप ये देखें कि जो सैलरी बिल है, पेंशन बिल उससे एक्सीड कर चुका है। और इसके साथ साथ सूबों का अगर मिला लिया जाए तो मैं आपको बताऊं ये पेंशन का बिल एक नया मॉन्स्टर है जो कि एलिफेंट इन द रूम है। ये कितना हो गया टोटल? ये तकरीबन कुछ 714 है मेरे ख्याल में, मैं अभी नंबर देख रहा था, अरब रुपए का 714 फेडरल गवर्नमेंट का, फेडरल गवर्नमेंट का। और 80% से ज्यादा इसमें डिफेंस की पेंशन्स हैं, और वो भी सिविलियन बजट से, वो भी उसी सिविलियंस के अंदर शामिल हुई है। तो ये बेसिकली एक मेजर रिफॉर्म्स की जरूरत है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम भी है पाकिस्तान में, जो रिफॉर्म्स का वर्ड है ना, ये भी बड़ा अजीब सा वर्ड है। ये भी रिफॉर्म का वर्ड यूज करो तो मेरे एंटीने खड़े होने शुरू हो जाते, पता नहीं अब ये क्या नया। क्योंकि पाकिस्तान में रिफॉर्म्स का मतलब ये है कि आप स्टेटस को बरकरार रखें, टैरिफ बढ़ाते जाएं। रिफॉर्म में रीफ्रेज करते हैं, यस, मतलब सिर्फ टैरिफ बढ़ाने को रिफॉर्म कहते हैं, हालांकि उसका मतलब टैरिफ कम करना है। ठीक, आपने एक बड़ा इशू उठाया पेंशन बिल के हवाले से। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खुरम हुसैन से जानेंगे आखिर इसका हल क्या है। 80% पेंशन बिल जो है उसका ताल्लुक डिफेंस से है, तो इसका भी कोई सोल्यूशन तो होगा। खुरम हुसैन से जानेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो खुरम हुसैन साहब, क्या सोल्यूशन आपको मिलता है? ये जो 7 अरब रुपयों से जायद का जो पेंशन बजट 714 अरब रुपए का जो फिगर है, इसका क्या हल क्या है? क्या ऐसा मुमकिन है कि ये जो पेंशन बजट है कम से कम जो डिफेंस से रिलेटेड है, इसको जो डिफेंस से रिलेटेड जो कमर्शियल एंटरप्राइजेज हैं उनके रेवेन्यू से ही मीट किया जा सके? क्या ऐसा मुमकिन है? देखिए, मैं खुद तो इन चीज़ों का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरी जो बातें हुई हैं, जिन लोगों की एक्सपर्टीज है, वो बुनियादी चीज़ एक बताते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान अभी अपना पेंशन बिल रन कर रहा है उसको कहते हैं अनफंडेड पेंशन, यानी कि इसकी कोई फाइनेंसिंग होती नहीं है, ये गवर्नमेंट खुद अपने रेवेन्यू से ये पेंशन बिल पे करती है। तो नॉर्मल होता है कि फंडेड पेंशन्स होती हैं, जिसमें मिसाल के तौर अगर आपने किसी इदारे के साथ उम्र भर काम किया है और आपकी हर तनख्वाह से थोड़े 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 पैसे कट के एक फंड में जाते रहे हैं, तो जब आप रिटायर करेंगे तो उसी फंड से आपकी जो पेंशन है वो फिर आपको सपोर्ट करेगी। मगर खुरम साहब, उस फंड से इन्वेस्टमेंट भी तो होती है ना, फिर उसके रिटर्न से ही तो एम्प्लॉइज को पे होता है, तो एक किस्म के बिजनेस एक्टिविटी तो रहती है उसमें भी। उसमें बिजनेस एक्टिविटी रहती है, उसमें वो फिर उसके हैंडलर्स होते हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट, उसको इन्वेस्ट करने के लिए स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं, पोर्टफोलियोज वो मैनेज करते हैं, और वो मेक श्योर करते हैं कि इसको बड़ी सेफ किस्म की इन्वेस्टमेंट में सिर्फ डाला जाए ताकि ये उड़ ना जाए, इनको स्टॉक मार्केट में ना डाल दें कि उड़ जाए सारे पैसे, वो सेफ किस्म की इंस्ट्रूमेंट्स में डालते हैं, बट उसको कहते हैं फंडेड पेंशन। तो सबकी जिनसे मैंने बात की है, सबकी यही एक राय है कि पाकिस्तान को बहुत अर्जेंटली मूव करना चाहिए अवे फ्रॉम अनफंडेड पेंशन मॉडल टुवर्ड्स अ फंडेड पेंशन मॉडल। लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह है कि उसके फायदे जो हैं वो तो फिर अगले 10 साल में आएंगे। मसला अभी का है
कि ये जो मैं भी डॉक्यूमेंट देख रहा हूँ, 761 बिलियन रुपीज हैव बीन बजटेड फॉर पेंशन इन फिस्कल ईयर 2024। इसमें से कोई 563 बिलियन रुपीज आर मिलिट्री पेंशन, जो 75% बनता है, ठीक है, एंड 188 बिलियन आर सिविल पेंशन। यही फिगर पिछले साल 609 अरब था। तो अब आप देख लें कि कोई 150 अरब रुपए का इंक्रीज एक साल में इसमें आया है। तो इसी स्पीड पे अगर ये इंक्रीज करता रहे ये पेंशन बिल, और आप गवर्नमेंट अकाउंट के थ्रू सैलरीज इंक्रीज कर करके और पेंशन्स इंक्रीज कर करके लोगों को महंगाई से बचाने की कोशिश करेंगे, तो ये एक सेल्फ डिफीटिंग एक्सरसाइज, बिल्कुल सही। क्योंकि स्टेट के पास ये रेवेन्यूज है नहीं ऐसी एक्सपेंडिचर्स को सपोर्ट करने के लिए, और वो करते ये हैं फिर कि वो नोट छाप के लिटरली पैसे प्रिंट कर करके अपने बिल्स पे कर देते हैं। उस प्रिंटिंग ऑफ मनी से और इन्फ्लेशन पैदा होती है, सही, फिर उनको और आगे देनी पड़ती है। तो ये इस तरह से एक्सरसाइज डिफीट हो जाती है, डिफीटिंग एक्सरसाइज है। मेहताब साहब, आपके जहन में क्या हाल है? क्या गवर्नमेंट कोई ऐसी स्कीम नहीं शुरू कर सकती ओवरसीज के लिए? कोई हाउसिंग अथॉरिटीज़ जैसे डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के पूरे सेक्टर्स अगर वो डेडिकेट कर दें उनको स्पेशल कंसेशन के जरिए, अभी भी तो फॉरेन जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके लिए इंसेंटिव दिए गए हैं, तो इस तरह के किसी इंसेंटिव के जरिए क्या कोई पेंशन फंड क्रिएट नहीं किया जा सकता? अच्छा, पहले तो मैं बिल्कुल खुर्रम साहब ठीक कह रहे थे, 761 का पेंशन बिल है और मिलिट्री का 563 है और सिविलियंस का 188 है। अच्छा देखिए, मसला ये है पेंशन का कि ये कंट्रीब्यूटरी पेंशन का जो सिस्टम है उसको मुतारफ़ कराना पड़ेगा, और ये पूरी दुनिया में है। पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में शामिल है कि जहाँ पे हुकूमत अपनी जेब से पैसे निकाल कर उन्हें दे देती है। अच्छा, यहाँ पे ख़त्म नहीं होती बात, रूल्स ऑफ बिजनेस को चेंज करना पड़ेगा। पाकिस्तान में अभी अगर आप पेंशन के निज़ाम को देखें तो 3-3, 4-4 नस्लें उस पेंशन से फ़ायदा उठा रही हैं। ये निज़ाम इस तरह से नहीं चल सकेगा, इसको ख़त्म करना पड़ेगा आपको। तो पेंशन सिर्फ उस बंदे के लिए होनी चाहिए, उस बंदे के लिए, उसकी इमीडिएट फैमिली के लिए होनी चाहिए। अभी अगर आप सिस्टम में अंदर जाए ना तो कम से कम 2 से 3 नस्लें जो हैं वो खा रही हैं। अच्छा, इसके लिए सोर्स जनरेट कहाँ से करें? देखिए, उसके बारे में बताएं। उसका बुनियादी ये है कि कंट्रीब्यूटरी पेंशन का कॉन्सेप्ट ये है कि जो नए इंडक्शन है उसके ऊपर आप उनको कंट्रीब्यूटरी पेंशन ऑफर करेंगे और वो कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, कुछ पैसे गवर्नमेंट डालेगी। देखें, बहुत से लोग शायद इस पे बात नहीं करते, लेकिन हमारी माशाल्लाह से जो फोर्सेस के जो बिजनेस है, इट्स अ ह्यूज बिजनेस, और बहुत कम कंट्रीज़ में इतना सक्सेसफुल बिजनेस होता है। तो उसका भी रेवेन्यू और जो प्रॉफिट्स हैं उसके हवाले से कितनी ट्रांसपेरेंसी है, और क्या फेडरल गवर्नमेंट जो है उसको यूटिलाइज नहीं कर सकती नेशनल इंटरेस्ट में? देखें, बुनियादी तौर पे आइडियली तो ऐसे ही होना चाहिए कि वो सारी चीज़ें फेडरल कंसोलिडेटेड फंड के अंदर आएँ, लेकिन ऐसे नहीं हो रहा। बुनियादी तौर पे हमें ये सारी चीज़ों को रिफॉर्म्स करना पड़ेगा। आप इससे अंदाज़ा लगा लें, ये जो IMF की एक बड़ा जस्टिफाइड किस्म का मुतालबा है ट्रेडी सिंगल अकाउंट का, वो बेसिकली क्या है? वो यही है कि आप जो पैसे दे रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुख्तलिफ इदारों को, जिसमें मिलिट्री के इदारे भी शामिल हैं, आप उन इदारों के पैसे सरकार का जो अकाउंट है उसके अंदर रखें, और जो उससे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, बिजनेस हो रहा है। बेसिकली तो उसका मतलब ये है कि आप ट्रांसपेरेंट अंदाज में उन फंड्स को इस्तेमाल करें। ठीक, और वो अभी तक नहीं है, और मैं आपको बताऊँ अगले 2-3 साल में भी नहीं होगा। वो बुनियादी तौर पे जो IMF का नेक्स्ट प्रोग्राम है ना, उसमें वो शामिल होगा। खुर्रम साहब, आप कैसे देखते हैं ये जो अभी मैं मेहताब साहब से बात कर रहा था कि ये जो बिजनेस एम्पायर है हमारी सर्विसेज की, आर्म सर्विसेज की, तो इसके हवाले से कितनी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और फेडरल गवर्नमेंट क्या राइट है कि उससे भी इस्तेमाल करे उस रेवेन्यू को, उन रिसोर्सेज को? वेल, पहली चीज तो मुझे काफी सारे जो बिजनेस है, देखिए जहां तक ये बिजनेस एम्पायर जो है वो आर्मामेंट्स बनाते हैं या वो चीजें बनाते हैं जो जिनका फौज को डायरेक्टली रिक्वायरमेंट हो, चाहे वो टैंक्स हैं या हथियार हैं या गोलियां हैं, तो फिर तो उस हद तक तो ठीक है, समझ आती है वो। लेकिन जहां तक ये कॉर्नफ्लेक्स बना रहे हैं या इस टाइप की चीजें, तो वो फिर समझ नहीं आती। एंड देन आई थिंक इट्स बेटर कि दे शुड बी रन एज कमर्शियल अगर आपने कमर्शियल एंटरप्राइज ही बनाना है तो फिर इनको एज कमर्शियल एंटरप्राइजेस की जो भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनके साथ साथ होना चाहिए, स्पेशली गवर्नमेंट एंड लिस्टेड कंपनीज एंड स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और अगर इनकी कंट्रीब्यूशन हो तो पेंशन फंड के लिए काफी हेल्प हो सकती है।
अब आई डोंट नो कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी एग्जैक्टली है क्या, एंड अगर इनकी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट जो इनको मिलती है इन टर्म्स ऑफ एलोकेशन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिट फ्रॉम नेशनल बैंक और अस्करी बैंक और व्हाटएवर, इनको जो गैस मिलती है प्रेफरेंशियली, अगर वो सारा निकाल दें तो फिर इनकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी असली ठीक में। है, एक चीज़ इसमें तो इसमें मैं कहना उसका चाहूँगा, कोई ना कोई डिटरमिन करने का तरीका तो होना चाहिए ना। कम से कम जो टैक्स की कंट्रीब्यूशन है उनकी, वो इक्विवेलेंट होनी चाहिए प्राइवेट सेक्टर के साथ। ठीक है, एग्जेम्पशंस नहीं होनी चाहिए, किसी के लिए भी नहीं होनी चाहिए। किसी के लिए नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। आखिर में ऑन स्मॉल नोट, हुकूमत का शुक्रिया, सहाफ़ियों के लिए 1 अरब रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस का एक फ़ंड उन्होंने डेडिकेट किया है। और सेहत बहुत ज़रूरी है, जान है तो जहान है, मगर एक इस मामले में भी हम ज़रूर ये तवक्को करते हैं कि हमारे कुछ साथी सहाफ़ी, एंकर पर्सन, वीडियोलॉगर्स, इमरान रियाज खान, जिनका अभी तक कुछ पता नहीं है, शायद वो हुकूमत की इस पॉलिसी से फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस तरफ भी ज़रूर तवज्जो देगी। एक और जर्नलिस्ट समी इब्राहिम जो कि लापता हुए थे, वापस भी आ गए, मगर ये सिलसिला लापता होने का और लापता करने का, इसको भी बंद करने की ज़रूरत है। बहरहाल हुकूमत की तरफ से जो भी सहाफ़ियों की सेहत के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं वो काबिल सताइश हैं, मगर उनकी ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ देना भी बहुत ज़रूरी है। और इसी वाले से मेरे ख्याल में अरशद शरीफ जो सीनियर जर्नलिस्ट है, उनके कातलों तक पहुँचना भी बहुत ज़रूरी है। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।